नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में ऋतु। न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लेकिन इसके अलावा 4 सीट यहाँ पर 3 सीटें और बाकी हैं जिन पर प्रत्याशी घोषित करने बाकी है। एक सीट की बात करें मिल्कीपुर की, तो क्योंकि कोर्ट में मामला है तो अभी वो सीट अटक गई है चुनावों के। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि गौरव मेरे साथ में जुड़ेंगे और आगे वो बताएंगे, क्योंकि आज बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। 3-3 नामों का, एक सीट पर 3-3 नामों का पैनल बनाया गया था, केंद्र के पास भेजा गया। ऐसी जानकारी मिल रही है कि सूची लगभग तैयार है, आज शाम तक वो जारी हो जाएगी। इसके अलावा कौन से ऐसे नाम है जो आगे चल रहे हैं, इसके बारे में गौरव बताएंगे। जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि आज शाम तक अगर हो सके, बहुत अगर देरी ना हो तो आज शाम तक बीजेपी की जो लिस्ट है उपचुनाव 9 सीटों को लेकर वो आज जारी हो सकती है। पहले आपने देखा होगा जिस प्रकार से केंद्रीय टीम ने स्टेट इकाई को बुलाया था और वहाँ एक मंथन का दौर चला था, जिसमें प्रदेश के सारे बड़े नेता पहुंचे थे, चाहे वो योगीनाथ हो, ब्रजेश पाठक हो, केशव प्रसाद मौर्य हो या भूपेन्द्र चौधरी हो। इन सब की बुला के वहाँ मंथन हुआ। आपने जैसे बताया कि 3-3 नामों को लेकर चर्चा हुई। हालांकि जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहे हैं कि चीज़ें इस प्रकार हैं कि बीजेपी ज़्यादा फोकस कर रही है कि जिन सीटों पर जो सामान्य सीट है वहाँ पर भी ओबीसी और दलित कार्ड ही खेला जाए। उसके पीछे बीजेपी ये कार्ड देने का प्रयास कर रही है कि जो अखिलेश का फॉर्मूला पीडीए है, कम से कम उसके कार्ड के तौर पर इस प्रकार के एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने का प्रयास करती है बीजेपी कि वो सिर्फ सवर्णों की पार्टी नहीं है, बल्कि ओबीसी और दलितों का भी उसके बीजेपी में सम्मान है। तो इस प्रकार का एक कहीं ना कहीं वो देना चाहती है, एक मैसेज देना चाहती है बीजेपी की जो दलित जो लोकसभा चुनाव में छटक के चले गए थे पीडीए फार्मूले को देखते हुए, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी उस फार्मूले का काट निकालते हुए इस चुनाव में कमबैक करने के इरादे से इस प्रकार के कैंडिडेट ले सकती है। लेकिन आप देखिए कि जो 9 सीटें, हालांकि मिल्कीपुर था तो 10 सीटें थी, अगर हम इन 9 सीटों पर अगर बात करें तो जो नेक टू नेक फाइट है, जिन सीटों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने तो एक मझवा सीट है, कटहरी सीट है, करहल सीट है। हम इन तीनों सीटों बात करें तो करहल से बीजेपी किसी बड़े नाम की चर्चा को लेकर है, उसमें संघमित्रा मौर्य का जो नाम है वो आगे चल रहा है करहल से बीजेपी की तरफ से। और मझवा सीट से अगर हम बात करें तो मझवा सीट से, चूंकि मझवा सीट जो है वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, हालांकि निषाद ब्राह्मण, निषाद और दलितों का लगभग 70 हज़ार के करीब जो वोट है वो है। तो इस वजह से देखिए आपने बिंदु पहले ही समाजवादी पार्टी उतार चुकी है। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की संख्या तो वहाँ बीजेपी ने पहले ब्राह्मणों को उतारी, बचा है दलित। तो बीजेपी जो है वहां से दलित या फिर मौर्य कार्ड खेल सकती है। और जी अगर बात करें कटहरी की, तो कटहरी में भी ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। यहाँ ब्राह्मणों की संख्या लगभग 60-70 हज़ार है। वहां से भी कई ब्राह्मण उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। फिलहाल जिस प्रकार से पूरा समीकरण बनता बिगड़ता दिख रहा है, एक चीज ये है कि इस बार जो प्रत्याशियों की लिस्ट आने वाली है उसमें कई चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। यहाँ से पूर्व मंत्री निषाद हैं, उनका नाम आ सकता है। हालांकि अभी आपने देखा हो कि निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो और उनके बेटे दोनों लोग दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और उनका 2 सीटों पर दावा है। एक सीट कटहरी है, दूसरी सीट मझवा है। अब इनके यहाँ आने से कितना प्रभाव पड़ता है बीजेपी पर, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व तो इनके कितना दबाव इनका लेती है, क्योंकि इनका एक दावा ये भी है कि अगर पार्टी अगर हमें सीट, जो बीजेपी अगर हमें सीट दे भी रही है तो बीजेपी अगर सीट देगी तो वो अपने सिंबल पे चुनाव न लड़वा के हमें जो निषाद पार्टी का सिंबल उस पर चुनाव लड़वाए। तो कहीं ना कहीं अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है बीजेपी और उसके गठबंधन में, चूंकि सीटों को लेकर थोड़ा सा स्थिति अभी गड़बड़ नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन मीरपुर सीट लगभग ये माना जा रहा है कि अलाउड को वो मिलना तय है। और हालांकि जिस तरीके से आपने एक बात बोली, यहाँ पर पीडीए की काट के लिए अगर हम बीजेपी को देखें तो वो भी यही कोशिश कर रही है कि तमाम सीटों पर या तो ओबीसी से होगा या फिर दलित वर्ग से प्रत्याशी होगा। तमाम सीटों में से बात कोई एक सीट हो सकती है। जैसे अगर हम यहाँ पर खैरपुर सीट की बात कर ले तो वहां पर क्योंकि ब्राह्मण काफी मजबूती के साथ में वोटर सामने आते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि वहां से सामान्य वर्ग से किसी प्रत्याशी को उतार दिया जाए। लेकिन ज्यादातर जो इस फिलहाल आशंका है वो यही है कि या तो फिर ओबीसी या फिर दलित वर्ग से ही प्रत्याशी इस बार होने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार पीडीए के फॉर्मूले से जो लोकसभा चुनावों में बीजेपी पार्टी को नुकसान हुआ है वो छवि यहाँ पर बदलने की कोशिश नजर आएगी बीजेपी की तरफ से। और देखिए 9 सीटों पर उपचुनाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा चुनावों की बात करें तो इन 9 सीटों में अगर हम लोकसभा क्षेत्रों को देखें तो 4 सीट बीजेपी के पास नहीं है, 5 सीट सपा के पास नहीं है। विधानसभा चुनावों की बात करें तो इससे पहले में 5 सीटें
समाजवादी पार्टी के पास में रही है, 3 सीटें बीजेपी के पास में रही है, एक रालोद के पास में रही है और एक निषाद के पास में रही है। फिलहाल यही जानकारी मिल रही है कि अभी बीजेपी मूड में नहीं है कि अपने साथ की जो तमाम पार्टीज है उनके साथ में सीट शेयर करे। जानकारी अभी यही है कि मात्र एक सीट, मीरपुर सीट जो है वो यहाँ पर रालोद को दी जा सकती है। लेकिन वही एक सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस को लेकर भी ये जानकारी है कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि नाराजगी है, मात्र 1 या 2 सीट की उनकी तरफ से मांग की गई थी। अभी लेकिन आपने देखा होगा जिसमें कांग्रेस ने अभी अपने तरीके से तो स्पष्ट कर दिया है कि वो यूपी का जो उपचुनाव वो नहीं लड़के, वो महाराष्ट्र के चुनाव पे पूरा फोकस करेंगे। लेकिन आपने देखा जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव के नामांकन में अखिलेश यादव गया और उनसे सवाल जवाब किया जाए गठबंधन को लेकर, अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि बातचीत का दौर जारी है। अभी हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। फिलहाल आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से ये चीजें निकल के सामने आ रही थी जब हरियाणा चुनाव के तुरंत बाद जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई, उसके बाद से पॉलिटिकल जो जानकार है उन्होंने लगातार कई तरह के कयास भी लगाए कि ये एक तरीके। लेकिन एक बात तो यहाँ पर और है कि देखिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मनपसंद सीट तो नहीं देगी, क्योंकि हरियाणा में नहीं मिली, तो जाहिर तौर पर वो अपने यहाँ पर भी यहाँ के राजा हम है। समाजवादी पार्टी है वो दो जगह दो बार। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश चुनाव में भी कैसे जब सीट शेयरिंग की बात हुई तो समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटें ही चाहती थी मध्य प्रदेश में, वो भी उस रीजन की जो झांसी वाली रीजन है जो चित्रकूट और झांसी से लगती है, क्योंकि वहां पार्टी का प्रभाव अच्छा था। लेकिन आपने देखा हो किस प्रकार से कमलनाथ ने यहाँ तक कह दिया कौन अखिलेश वकीलेश। तो ये सारी चीजें जो थी एक लोकसभा चुनाव से पहले थी, तो उसकी लेके कुछ एक नकारात्मक पहलू भी गए थे पार्टी कार्डर के अंदर। आपने देखा किस प्रकार से नाराजगी व्यक्त किया गया था उत्तर प्रदेश में हो चाहे वो मध्य प्रदेश में हो। किस प्रकार से आपने देखा हो कि अखिलेश यादव सक्रिय होकर फिर चुनाव कैंपेनिंग करने लगे। हालांकि जो एक सीट मिली थी समाजवादी पार्टी को, बाद में उनका जो प्रत्याशी था उसका नामांकन कैंसिल हो गया था किन्हीं वजहों से, इस वजह से पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ पाई। लेकिन जिस जोर शोर से कमलनाथ के बयान के बाद से अखिलेश यादव वहां पूरे अपने एकदम पूरे ताकत के साथ, ताकत झोंक के जिस प्रकार से प्रचार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की उसमें थे, फिराक में था। हालांकि कांग्रेस को उस रीजन में नुकसान भी हुआ था बिल्कुल अखिलेश के कैंपेन करने से। बिल्कुल। और देखिए, अभी आपने बीच में संघमित्रा मौर्य की बात की थी, चुनावों में इस बार उनका नाम आ सकता है। जब लोकसभा चुनाव हुए थे उनके नाम को, क्योंकि पार्टी ने जाहिर तौर पर उनको उतारा नहीं था, उनके नाम उनके लिस्ट में उनका नाम नहीं था, तो उसके बाद मंच पर वो रोती हुई, इमोशनल होती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं तब ये बात सामने आई कि क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ज्यादा यहाँ पर देखा जाता है कि बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं, उनके जो बयान आते हैं वो बिल्कुल हिंदू विरोधी होते हैं, बीजेपी विरोधी होते हैं। तो ऐसे में ये एक बात, या फिर यूं कहें कि एक माइंडसेट हो गया था लोगों का कि शायद उसका नुकसान संघमित्रा मौर्य को हुआ है और इसी वजह से उनको टिकट नहीं मिला है। अगर इस बार उनको टिकट मिल जाता है तो ये बड़ी बात होगी। जी निश्चित तौर पर देखिए कि बीजेपी वो पार्टी है कि जो टिकट देने से पहले एक बड़ा सर्वे कराती है, बिल्कुल, कि चीजें कैसे है, किस प्रत्याशी के पक्ष में कैसा माहौल है। अभी फिलहाल चुप भी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, काफी वक्त से चुप भी हैं। उनका जातीय समीकरण क्या है, उस सीट पर प्रभाव क्या है। आपने देखा होगा कि देखिए कि जो करहल की सीट है वो अखिलेश यादव की सीट रही है। अखिलेश यादव अपने जो पीढ़ी है वो बढ़ाते हुए तेज प्रताप यादव को अपना वो जो पूरा राजनीतिक बागडोर है करहल का वो दे चुके हैं। बीजेपी वहां से देखिए 2 नामों की चर्चा है। एक नाम है BS बघेल जो है उनकी बेटी का, और दूसरा नाम है संघमित्रा मौर्य का। बीजेपी की जो लिटमस टेस्ट था ना कि जो एक बीजेपी कार्यकर्ता जुनून होना चाहिए, जैसे आपने कहा कि पार्टी उनका टिकट कटा फिर वो मंच से हुई, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। उनके पिता ने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो वो सक्रिय राजनीति करते आ रही है बीजेपी से, इसलिए बीजेपी उनको एक ऑफर दे सकती है, गिफ्ट के तौर पे दे सकती है। बड़े नेता के बेटे, आपको याद होगा 2019 का चुनाव जिस प्रकार से उन्होंने जीता था, उसमें जो काडर के जो भले गठबंधन थी समाजवादी और पार्टी की और एक गठबंधन थी बीएसपी की। हालांकि आपने देखा किस प्रकार से वहाँ जो दलित वोटर थे वो कैसे मोबिलाइज होकर चले गए स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी तक। तो एक जो एंगल है अभी भी जो प्रदेश में कुछ, अगर आप थोड़े से सुदूर क्षेत्रों में जाएंगी तो आपको ऐसा मालूम हो कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का अभी भी इमेज है वो दलित नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में स्थापित है। तो इसका फायदा हमेशा संघमित्रा मौर्य को मिला। आपने वो 2019 का चुनाव भी देखा, आगे भी जो करहल की सीट है वहां भी मिलने का आसार है। इस वजह से बीजेपी संघमित्रा मौर्य का और कर रही है। फिलहाल अभी आज रात तक, देर रात तक हो सकता है कि जो नामों का लिस्ट है वो आ जाए, लेकिन पूरे तरीके से देखें तो संघमित्रा मौर्य का नाम अभी फिलहाल करहल से आगे चल रहा है। चलिए ठीक है गौरव, अब हम पंकज जी को शामिल कर लेते हैं, उनसे भी थोड़ा विश्लेषण ले लेते हैं इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि देखिए टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके बारे में जितनी बात कर ली जाए कम है। उपचुनाव नजदीक है, तमाम पार्टीज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, तैयारियां कर रही है कि इन चुनावों में किसी भी तरह से बाजी मार ली जाए।
बीजेपी भी कम नहीं है, समाजवादी पार्टी भी कम नहीं है। समाजवादी पार्टी एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है, या यूं कहें कि बीजे यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत हाई है। वो एक चीज तो समझ गई है, पीडीए को पकड़ लिया है कि इसका फायदा जरूर मिलेगा। बीजेपी के ऊपर अभी अखिलेश यादव ने एक आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने जानबूझकर दंगे करवाए हैं बहराइच में। दूसरी तरफ चुनाव होने हैं, एक सीट मिल्कीपुर सीट जो कि नाक का सवाल थी, चलिए वो तो मामला कोर्ट में अटका हुआ है, उसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी ने खुद अपने वकीलों को वहां खड़ा करके ये सीट पर चुनाव रुकवा दिया है। अब क्योंकि जो 9 की 9 सीटें हैं, इसमें अगर हम बात करें जातीय समीकरणों की, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ओबीसी और दलित के ऊपर और मुस्लिम वर्ग के ऊपर ये जो चुनाव है ये टिका हुआ है। 1-2 सीट को अगर हम छोड़ दें, ये भी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी भी इस बार यही खेल खेल रही है, यानी कि वो पीडीए बोलकर तो नहीं, लेकिन पीडीए के कंधे पर ही चढ़कर ये चुनाव लड़ेगी। निश्चित रूप से। आप देखिए, सबसे पहले तो आपका बहराइच वाला और जो सियासत इस पे हो रही है, इस पे बता दूं, जो सियासतदानों का क्या है, अपने सियासी हिसाब से गणित से, जो सियासी गणित में उनका फिट बैठता है उसी पे वो बयानबाजी करते हैं, उसी को वो हाइप करते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो भी बहराइच में हुआ, जो हिंसा हुआ, उस पे समाजवादी पार्टी और सीएम योगी या बीजेपी बोले तो वो इस तरह से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर ये है। और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर उस वक्त भी ज्यादा तेज है क्योंकि राज्य में आपको 13 तारीख को चुनाव होने हैं, 25 तारीख का नामांकन का दौर है। अब पेच फंसा हुआ है जो लगभग समाजवादी पार्टी ने लगभग अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उसने जो 9 सीटों का जो ऐलान किया है, 9 में से 8 सीटों पे, 6 सीटों पे, तो उसमें से अभी ये बताया जाए कि कांग्रेस ने ये बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से शायद कोई प्रत्याशी नहीं होगा, वो सपोर्ट करेगी, कांग्रेस सपोर्ट करेगी। कांग्रेस ने हथियार डाल दिया। जो अगर कांग्रेस ने बढ़ा दी, अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव में करना पड़ेगा जो किया था, तो जो जहां का राजा उसी की सुनी जाएगी। तो हरियाणा में जैसे अखिलेश यादव को आत्मसमर्पण करना पड़ा, तो यहाँ पे कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। अब जो पीडीए का फॉर्मूला, जो अखिलेश यादव का जो खबरें आ रही है, जो 9 में से 9 सीटों पे जो चुनाव होना, उसमें 8 सीटें पीडीए फॉर्मूला पे, मतलब पीडीए के इसमें दिया है, और सवर्ण को सिर्फ 1 सीट दिया गया। लगभग उसी ढर्रे पे, उसी पे, चूंकि इसको ये जो एक ऐसा चुनाव है जो बीजेपी के लिए करो या मरो, अभी नहीं तो कभी नहीं टाइप का ये चुनाव है। लोगों के बीच में एक संदेश जाएगा अगर बीजेपी इन चुनावों में एक बार फिर से खुद को साबित नहीं कर पाती है, हाँ, और जो 2027 का चुनाव होगा उसमें इसका नुकसान हो सकता है। हरियाणा चुनाव के बाद जो बीजेपी को मोमेंटम मिला है, वो मोमेंटम बीजेपी लूज कर देगा, और इसका जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा जो 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है, जिसे उपचुनाव को हम लोग सेमीफाइनल के तौर पे देख रहे हैं, या उपचुनाव को सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है, तो इसमें जो खबरें आ रही है, इसमें खबरें ये आ रही है जो पीडीए का फॉर्मूला का, अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले को काट के तौर पे अब जो है सो बीजेपी भी उसी पिच पे खेल रही है। और जैसे खबरें आ रही है, जो 9 सीट पे से 1 सीट सिर्फ इनको अजीत सिंह की पार्टी को, आरएलडी को ऑफर हो रहा है। लेकिन निषाद पार्टी ने इनकी समस्याएं बढ़ा दी है। संजय निषाद हैं जो लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, और 2 सीटों पे वो अड़े हैं, वो अड़े हुए हैं। हालांकि उनकी तरफ से पहले भी कहा गया था कि प्रत्याशी किसी का भी हो, लेकिन चुनाव जो है वो एनडीए की तरफ से लड़ा जाएगा। बीजेपी क्योंकि बड़ा भाई है, उनकी सुनी जाएगी, वो जो फैसला करते हैं वो माना जाएगा। नहीं, फैसला तो करेंगे, वो तो ऐसा तो है नहीं जो संजय निषाद या निषाद पार्टी एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाएगी यूपी उपचुनाव को लेके, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जितना दबाव बना सकते हैं वो बनाने की, वो संजय निषाद जो है सो मझवा और कटहरी सीट पे अड़े हुए हैं। जबकि मझवा सीट पे तो चलिए उनके कोटे का सीट था, तो मझवा सीट उनको मिलना चाहिए, मतलब मिलने का एक संभावना बनता है। लेकिन ये कटहरी सीट पे संभावना मुझे कम लगता है। और ये जो खबरें बीजेपी के सूत्रों से, जो हमारे सूत्रों से जो हमें खबर मिल रही है, उसमें है जो 1 सीट बीजेपी 9 में से 8 सीट पे बीजेपी खुद लड़ेगी, और 1 पे आरएलडी का उम्मीदवार होगा। ये बात तो शुरुआत से सामने आ रही है पंकज जी कि लोकसभा चुनावों के बाद में बीजेपी एक बात तो समझ गई है कि एनडीए में जो तमाम और दल हैं उनके साथ में उपचुनाव नहीं लड़ना है। वो पहले से स्पष्ट कर चुकी है, क्योंकि लोकसभा में जो हुआ उसके बाद जाहिर तौर पर एक सबक लिया है कि किस तरह का जो रिजल्ट आया है। उसके बाद में अब उपचुनाव होने हैं, और तमाम दलों को जब ये पहले स्पष्ट कर दिया गया था, तो उनकी कहीं ना कहीं ये मंशा या फिर ये इच्छा कि उनको ये चुनावों में सीट शेयरिंग में हिस्सा मिलेगा। नहीं, देखिए, ये चुनाव का समय ये होता है, चुनाव के समय में ही दबाव की राजनीति काम करती है। अब ये क्या है, संजय निषाद ये कोशिश में है जो मुझे 2 सीट मिले, तो संजय निषाद को, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, संजय निषाद को ऑफर किया गया है जो 2 सीट
आप एक भी सीट पे चुनाव आपके जो प्रत्याशी हैं आप वो हमें प्रत्याशी दो, हमारे इस पे टिकट पे वो लड़ेगा, मतलब हमारे सिंबल से वो लड़ेगा। लेकिन संजय निषाद जो खबरें अभी आ रही है, संजय निषाद इसके लिए भी तैयार नहीं है और शायद यही वजह है जो बीजेपी का जो अभी तक लिस्ट नहीं आया है वो अभी तक नहीं, लेकिन आज संभावना है जो आज लिस्ट आ जाएगा। संजय निषाद को मनाने की कोशिश की जा रही है। संजय निषाद का भी एक लिमिटेशन, वो बहुत ज्यादा बगावती सुर नहीं आप अपना सकते हैं बीजेपी के सामने। अच्छा, हवा किधर की अगर देखें तो देखिए, क्योंकि ये सीटें ऐसी हैं जिनमें से 5 सीटें सपा के पास है सीधे सीधे 50%, और जो 5 सीटें हैं वो एनडीए के पास में। इस बार जो हवा चल रही है, हालांकि यूपी उपचुनाव है, ऐसे में लोकसभा चुनावों से हम विधानसभा चुनावों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल अलग आते हैं, कई बार देखा गया है। हमने हरियाणा में देखा, बिल्कुल हरियाणा में देख लिया, जो देखा था वो हुआ ही नहीं, जो सोचा था वो नहीं हुआ, जो आंकड़े सामने लाए गए एग्जिट पोल के अनुसार बिल्कुल उसके उलट था। मतलब 10 बजे तक सरकार कांग्रेस की बन रही थी, 10 बजे के बाद पता चला अचानक से बीजेपी की अगर सरकार लोकसभा का वोटिंग परसेंटेज देखें और विधानसभा का वोटिंग परसेंटेज, लोकसभा का रिजल्ट देखें और विधानसभा का रिजल्ट देखें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये जो अभी हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं, चाहे हम यहाँ पर बात कर लें डासना देवी मंदिर की बात कर लें, बहराइच की बात कर लें, या फिर एनकाउंटर हुए हैं एक के बाद एक बहुत सारे, है ना, ऐसे में क्या इनका प्रभाव पड़ेगा इन चुनावों पर? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और बीजेपी चाहती है इसका प्रभाव पड़े। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी ने साफ कर दिया है अपने कई भाषणों में, ये जो उपचुनाव है वो हिंदुत्व के मुद्दे पे बीजेपी इस चुनाव को लड़ने जा रही है पूरी तरह से, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने अन्य मुद्दे को समाहित किया तो उसके वजह से उसको घाटा हुआ। तो इसलिए बीजेपी जहां अपना जो उसने लॉ एंड ऑर्डर का है, आपको महिला सुरक्षा का है या सुरक्षा का है, उसके बाद से विकास का है, नौकरी का है, रोजगार का है, युवाओं का है, तो सारे मुद्दों पे बीजेपी फोकस कर रही है, किसी को छोड़ा नहीं है। लेकिन बीजेपी का मेन उनका जो ये वो है जो हिंदुत्व के मुद्दे पे ये चुनाव हो, और शायद जो अभी ताजा घटनाक्रम जो है सो उसी और बीजेपी को सूट नहीं करता, क्योंकि बीजेपी की राजनीति को नहीं, लेकिन अखिलेश भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, शायद उन्होंने ये वाला जो ठीकरा है विवाद का, पूरे दंगे का, वो बीजेपी सरकार के ऊपर थोप दिया है कि नहीं ये आपकी वजह से दंगा हुआ ताकि आपको चुनावों में फायदा हो। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये बात जानते हैं। निश्चित रूप से देखिए, जब भी ये इस तरह की घटनाएं होती है तो जिसका सरकार होता है उसके ऊपर ये ठीकरा होता है। तो अभी चूंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी पे ये लगता है, और बीजेपी तो ये दावा भी करती है। तो देखो मेरे सरकार में जो जब से हम 7 साल 8 साल से जब से योगी सीएम योगी वहां बने, वहां वो बताते हैं जो हमारे यहाँ जो है सो दंगे नहीं हुए। अगर 1-2 दंगे को छोड़ दिया जाए तो अगर वो भी दंगे बहुत ज्यादा अगर हम देखें तो पहले के संघार टाइप का नहीं हुआ, और उसको बहुत 2 दिन में 3 दिन में आप इस बहराइच के मामले को देखिए तो मुझे तो लगता है 24 घंटे के अंदर भी इस पे कंट्रोल पा लिया गया। और उसके बाद जब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उसमें भी पुलिस प्रशासन सख्त था, उसमें भी ये आशंका जताया जा रहा था जो फिर से यहाँ दंगा फैल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो ये देखिए सियासतदानों का काम है सियासत करना, जो उनके सूट करता है बस उस हिसाब से वो खेलते हैं। तो वही हो रहा है बहराइच दंगा, और उस पे सब वही हो रहा है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं शाम तक लिस्ट आएगी बीजेपी की, और लिस्ट में किनके नाम फाइनल होते हैं, किसका नाम सामने आता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल चुनावों की तैयारी में तमाम दल लगे हुए हैं। बाकी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।